हे गाइस, जय महाकाल। वेलकम टू माय चैनल मध्य प्रदेश आरंभ। इस सीरीज में हम अलग अलग कोचिंग संस्थानों के नोट्स को कंप्लीट कर रहे हैं। तो आज हम पढ़ेंगे आनंद सुपर 100 के नोट्स, जो कि हमारे पेपर नंबर 3 की यूनिट 6 से संबंधित है, जिसमें हम इससे पहले वाले वीडियो में संक्रामक रोग और उनके रोकथाम पढ़ चुके हैं। तो आज हम पढ़ेंगे केंद्र एवं राज्य शासन की स्वास्थ्य संबंधी कल्याणकारी योजनाएं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्वास्थ्य सेवाएं, उपचारात्मक स्वास्थ्य सेवाएं और निरोधात्मक स्वास्थ्य सेवाएं। अब किसी भी स्वास्थ्य सेवाओं को आपको लागू करना है तो दो प्रकार से हो सकते हैं, या फिर आप उसका उपचार कीजिए या फिर उसको निरोधात्मक मतलब निरोध कर सकते हैं उसका। तो दो प्रकार की सेवाएं लागू की जाती हैं। अब आती हैं उपचारात्मक स्वास्थ्य सेवाएं क्या होती हैं। उपचार संबंधी जो सेवाएं या योजनाएं हैं, इसमें क्या होता है, स्वास्थ्य की वह विधा जिसके अंतर्गत किसी रोग से ग्रसित होने पर प्रदान की जाने वाली स्वास्थ्य सेवाओं को, जैसे दवाइयाँ, स्वास्थ्य सुविधाएं, प्राथमिक चिकित्सा, जांच, सर्जिकल उपकरण जो होते हैं आदि इसके अंतर्गत आते हैं। मतलब यदि आपके कोई रोग हो गया है, आप रोग से ग्रसित हैं, तो उसको ठीक करने के लिए आपको कौन कौन सी आवश्यकताएं आप आवश्यक हैं, तो वो इसमें आती हैं। उपचार करने के लिए जैसे दवाई ज़रूरत होती है, अलग अलग स्वास्थ्य सेवाएं जरूरी होती हैं, प्राथमिक चिकित्सा जरूरी होती है, जांच करनी पड़ती है, सर्जिकल उपकरण आपके लिए आवश्यक होते हैं। इसमें आते हैं जैसे जीवाणु संक्रमण के बाद एंटीबायोटिक्स दवाई लेनी पड़ती हैं, और विषाणु संक्रमण के बाद हमें इंटरफेरॉन दवाई लेनी पड़ती हैं। कैंसर की विफलता हेतु हमें रेडियोथेरेपी की और विकिरण चिकित्सा का उपयोग करना पड़ता है, एवं कीमोथेरेपी और रासायनिक चिकित्सा की आवश्यकता होती है। और गुर्दे के इलाज के लिए हमें डायलिसिस की जरूरत होती है। पथरी हेतु हमें शल्य चिकित्सा ऑपरेशन की जरूरत होती है, जिसको लिथोट्रिप्सी कहा जाता है, का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं, जैसे हमें जीवाणु से कोई रोग होता है तो हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं। अब हमें वायरस से हो गया तो हम इंटरफेरॉन दवाई लेंगे, या फिर एंटीवायरस वगैरह जो वैक्सीन वगैरह होते हैं वो हम लेते हैं। कैंसर के लिए हम क्या कर सकते हैं, रेडियोथेरेपी करा सकते हैं और कीमोथेरेपी करा सकते हैं। अब हमें गुर्दे की बीमारी होगी, मतलब किडनी फेल हो गई या फिर किडनी की कोई प्रॉब्लम है, तो हमें डायलिसिस कराना पड़ेगा। पथरी निकालनी है तो हमें शल्य चिकित्सा ऑपरेशन करना पड़ेगा, जिसको क्या कहा जाता है, लिथोट्रिप्सी कहा जाता है। अब आती है इन सेवा प्रणाली के अंतर्गत बीमारियों का प्रसार ना हो बल्कि उसके रोकथाम के उपाय पर विशेष ध्यान दिया जाता है, और इसको निरोधात्मक स्वास्थ्य सेवाएं कहा जाता है। अब आती हैं निरोधात्मक स्वास्थ्य सेवा। देखिए, उपचारात्मक हो गया मतलब कोई बीमारी हो, मतलब बीमार हो गया है कोई व्यक्ति, तो उसके लिए उपचार कैसे किया जाए, उसकी दवाई क्या होनी चाहिए, उसके उपकरण क्या होनी चाहिए, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उपचारात्मक मतलब उपचार किया जाता है। अब आती है निरोधात्मक स्वास्थ्य सेवाएं। इसमें रोग ग्रस्त होने से पूर्व आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं, मतलब यदि आपको रोग नहीं हुआ है लेकिन हमें पहले से भी कुछ कदम उठाने पड़ते हैं कि हम बीमार ना हो, तो वो सेवाएं निरोधात्मक स्वास्थ्य सेवाओं के अंतर्गत आती हैं। अब आती है निरोधात्मक एवं निषेधात्मक स्वास्थ्य की वह विधा जिसमें सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली के अंतर्गत किसी रोग का प्रसार होने से पहले ही उसे रोका जा सके, तो इसको क्या कहा जाता है, निरोधात्मक या निषेधात्मक प्रणाली कहा जाता है। उदाहरण के लिए टीकाकरण करवा लेते हैं, जैसे हमें वायरस हुआ नहीं, कोरोना वायरस जब फैला था तो कई लोगों ने पहले ही बीमार नहीं हुए थे लेकिन उससे पहले ही क्या करवा लिया था, टीकाकरण करवा लिया था। स्वच्छता अभियान जो कि चल रहा है, गंदगी ना फैले, और हम हाथ बार बार धोते थे, बाहर जाते थे तो हाथ को सैनिटाइज करते थे, मास्क वगैरह लगाते थे, तो ये क्या होते हैं, इसके निरोधात्मक, पहले से ही आप सतर्क हो जाओ। और संस्थागत प्रसव इसके अंतर्गत आते हैं। इस प्रक्रिया में रोग के रोकथाम के तरीकों को जन सामान्य से अवगत कराया जाता है। निरोधात्मक स्वास्थ्य के अंतर्गत बीमारियों का प्रसार ना हो सके, इसके लिए हमें निरोधात्मक कार्यक्रम भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों के द्वारा चलाए जाते हैं। तो ये क्या हो गया, निरोधात्मक हो गया। चलिए हम इनको एक बार फिर से देख लेते हैं। स्वास्थ्य सेवाएं क्या होती हैं। स्वास्थ्य सेवाएं दो प्रकार से दी जाती हैं, एक होती हैं उपचारात्मक, एक होती हैं निरोधात्मक या फिर निषेधात्मक। निरोधात्मक में क्या होता है, हम बीमार नहीं हुए हैं उससे पहले जो सावधानी बरतनी पड़ेंगी या फिर जो हमारे लिए सेवाएं दी जाएंगी वो क्या होती हैं,
निरोधात्मक होती हैं, लेकिन हम बीमार हो चुके हैं उसके बाद जो हमें सेवाएं दी जाएंगी वो होती हैं उपचारात्मक। तो उपचारात्मक में क्या होती हैं, हम रोग से ग्रसित हो गए हैं तो हमारे लिए दवाई चाहिए पड़ेगी, स्वास्थ्य सेवाएं चाहिए पड़ेंगी, प्राथमिक चिकित्सा की आवश्यकता होगी, जांच की आवश्यकता होगी और कुछ सर्जिकल उपकरण की आवश्यकता होगी। हम बीमार हो गए हैं तो अब हमें जीवाणु या विषाणु में से किसी एक से रोग हुआ होगा। यदि हमें जीवाणु से रोग हुआ है तो हम एंटीबायोटिक्स लेंगे, यदि हमें वायरस या विषाणु से रोग हुआ तो हम इंटरफेरॉन दवाई लेंगे। कैंसर हो गया यदि किसी को तो हम रेडियोथेरेपी करा सकते हैं या फिर कीमोथेरेपी करा सकते हैं। अब गुर्दा खराब हो गया या किडनी खराब हो गई तो हम डायलिसिस कराएंगे क्योंकि ब्लड फिल्टर हो जाए। पथरी हो गई है तो हम उसको ऑपरेशन के द्वारा लिपोट्रिप्सी करा कर निकाल सकते हैं। इसमें क्या होते हैं, रोकथाम हो गया, मतलब ये उपचार हो गया। अब आते हैं रोकने के लिए निरोधात्मक। अब हम बीमार नहीं हुए हैं लेकिन हमें बीमार होना भी नहीं है तो हम फ्यूचर में अभी ऐसा क्या काम करें जिससे हम फ्यूचर में बीमार ना हो। तो पहले हम क्या करेंगे, कोई भी नई बीमारी आई है तो हम उसका पहले वैक्सीनेशन करवा लेंगे, टीकाकरण करवा लिया, स्वच्छ रहेंगे, स्वच्छता अभियान में योगदान देंगे और संस्थागत प्रसव करवाएंगे लोग, तो क्या होंगे, हम बीमार नहीं होंगे या फिर कोई ऐसा बड़ा खतरा टल जाएगा। अब आते हैं निरोधात्मक में क्या होती हैं, बीमारियों का प्रसार ना हो, पहले से ही उनका रोकथाम किया जा सके। ये होते हैं स्वास्थ्य सेवाओं के दो टाइप। अब आते हैं मध्य प्रदेश में शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम क्या चलाए जा रहे हैं और क्या क्या हैं। मध्य प्रदेश में शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम, बच्चे देश का भविष्य होते हैं जो न केवल परिवार बल्कि राष्ट्र के विकास में भी सहायक होते हैं। इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा निम्नलिखित योजनाएं चलाई जा रही हैं। पहली आती है सामयिक बाल विकास योजना। सामयिक बाल विकास योजना, इसमें क्या होती है, इसकी शुरुआत 1975 में हुई थी। इसका उद्देश्य क्या है, समाज के कमजोर वर्ग के जो बच्चे हैं एवं गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को कुपोषण से बचाना। समेकित सबको इकट्ठा करेंगे और क्या खिलाएंगे, उनका विकास करेंगे। तो विकास कैसे होगा, यदि कोई महिला है जो कि गर्भवती महिला है तो उस को कुपोषण से मुक्त रखना, उसका बच्चा हो गया है तो बच्चे को कुपोषण से मुक्त रखना, और वो स्तनपान करा रही है तो उस समय उसकी भी देखभाल करना और उसको कुपोषण से बचाना। कब स्टार्ट की गई थी, 1975 में की गई थी। अब आती है मध्याह्न भोजन योजना। अब बच्चा बड़ा हो गया है और स्कूल जाने लगा है तो इसकी शुरुआत कब हुई थी, 1962 से 1963 में की गई है। इसका उद्देश्य है कि बच्चों को पोषण स्तर में सुधार करना है, स्कूलों में बच्चों की भर्ती एवं उपस्थिति में सुधार करना है, बच्चों को बीच में पढ़ाई छोड़ने से रोकना है एवं उद्देश्य के इस योजना के जो मुख्य उद्देश्य ये हैं, क्या क्या है देखो। पहला, पोषण स्तर सुधारना, पहला हो गया। दूसरा, उनकी जो भर्ती है और उपस्थिति स्कूल में उसको सुधार करना, बच्चों को पढ़ाई छोड़ने पर रोकना, ये तीन उसके मुख्य उद्देश्य हो गए। ये कार्यक्रम स्कूलों के माध्यम से लागू किया गया था। तो ये क्या है, मध्याह्न भोजन योजना या कार्यक्रम 1962 में आया था। अब आती है बाल शक्ति योजना। इसका उद्देश्य प्रदेश में जन्म से 5 वर्ष तक के बच्चों को कुपोषण की दर को न्यूनतम करना है। इस योजना के अंतर्गत शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं में पोषण पुनर्वास केंद्रों को क्रियान्वित करना है। मतलब बाल शक्ति योजना जो संस्थाएं हैं सरकारी, उनमें क्या करना है, जो 5 साल तक के बच्चे हैं उनको कुपोषण से मुक्त कराना इनका लक्ष्य है। अब आते हैं लाडो अभियान। ये 2013 में इसको स्टार्ट किया गया था। लाडो अभियान का मुख्य उद्देश्य जन समुदाय की मानसिकता में सकारात्मक बदलाव के साथ बाल विवाह जैसी कुरीतियों को सामाजिक सहभागिता से समाप्त करना है। मतलब जो समाज की कुरीति है, मानसिकता है, रूढ़िवादिता है, उसको समाप्त करना है और बाल विवाह को रोकना है। और इसको रोकना ही नहीं बल्कि सामुदायिक सहभागिता, मतलब समाज के साथ मिलकर इसको समाप्त करना है। इसका विशेष क्या रहा है, मध्य प्रदेश में देश में प्रथम स्थान है जहां पर बाल विवाह के रोकथाम हेतु लाडो अभियान प्रारंभ किया गया था। अब आती है दस्तक अभियान। इसको 2017-18 में इसको स्टार्ट किया गया है। इस योजना के तहत 5 वर्ष तक के बच्चों के घर में ANM और आशा कार्यकर्ता के संयुक्त दल द्वारा दस्तक देकर कुपोषित बच्चों को सक्रिय पहचान कर गंभीर एनीमिया की सक्रिय पहचान करनी है और विटामिन A की अनुपूरण संबंधी समझाइश देना है। इसमें क्या होगा, दस्तक। अब आपके घर में ANM और जो आशा कार्यकर्ता हैं वो आएंगी और दस्तक देंगी। तो 2017-18 में इसको स्टार्ट किया गया है। और ये क्या करेंगी, पहले तो जो कुपोषित बच्चे हैं उनकी पहचान करेंगी। यदि वो गंभीर एनीमिया से ग्रसित है तो उसकी पहचान करेंगे, विटामिन E की
अनुपूरक संबंधी समझाइश देंगी, मतलब आपको सलाह देंगी। फिर आती है जननी एक्सप्रेस योजना, ये 2006 में इसको स्टार्ट किया गया था। इसका उद्देश्य क्या है? गर्भवती महिलाएं हैं उनके प्रसव और बीमार बच्चों को स्वस्थ संस्थाओं तक निःशुल्क परिवहन उपलब्ध कराना। मतलब जो गांव में दूर दराज के लोग हैं, आदिवासी हैं या फिर गांव के जननी हैं, उनको कहाँ तक पहुंचाना? जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं या स्वास्थ्य केंद्र हैं वहां तक निःशुल्क परिवहन उपलब्ध कराना जननी एक्सप्रेस योजना का उद्देश्य था। देखिए हमने अभी 6 योजनाएं पढ़ी हैं, हम इनको फिर से रिवाइज कर लेते हैं। पहले समेकित योजना 1975 में स्टार्ट की गई है। समेकित योजना, इसको कमजोर वर्ग के जितने भी बच्चे हैं, गर्भवती महिलाएं हैं और स्तनपान कराने वाली महिलाएं हैं, उनको कुपोषण से मुक्त करना इनका लक्ष्य है। मध्याह्न भोजन, सबको हर मतलब इसके लिए ऐसी योजना चलाई गई है कि सब कहीं छा जाए, तो 62 से 63 को इसको स्टार्ट किया गया है मध्याह्न भोजन में। इसमें क्या है? बच्चों को जो स्कूल जाने की दर है, उपस्थिति की दर है, भर्ती की दर है, उसको बढ़ाना है, पोषण स्तर में सुधार करना है और जो बच्चे बीच में ही स्कूल छोड़कर चले जाते हैं उनको रोके रखना है, इसका उद्देश्य है। और मध्याह्न भोजन इसको उपलब्ध कराना है। बाल शक्ति योजना, संस्थागत तरीके से भोजन उपलब्ध कराना कुपोषित बच्चों को और कुपोषण को कम करना है। लाडो अभियान 2013 में स्टार्ट किया गया था और इसमें क्या था? समाज की जो नकारात्मकता है उसमें सकारात्मक बदलाव करना है और कुरीतियों को सामुदायिक तरीके से, जो बाल विवाह जैसी कुरीतियां हैं उनको हटाना है। अब आता है दस्तक अभियान। इसमें एएनएम और जो आशा कार्यकर्ता हैं वो 2017-18 से आपके घर पे दस्तक देंगी, आपके बच्चों की पहचान करेंगी कि कुपोषण से पीड़ित है या नहीं, एनीमिया तो नहीं है और विटामिन ए की कमी तो नहीं है, उसकी जांच करेंगी और समझाइश देंगी। अब आती जननी एक्सप्रेस, जितनी भी गर्भवती महिलाएं हैं उनके लिए निःशुल्क परिवहन उपलब्ध कराना, जिससे कि वो स्वास्थ्य संस्थाओं में जाके प्रसव करा सकें। तो ये है जननी एक्सप्रेस योजना का कार्यक्रम, 2006 से इसको स्टार्ट किया गया है। उपरोक्त कार्यक्रम में मध्य प्रदेश और शिशु मृत्यु दर और कुपोषण में कमी आई है, जो कि राष्ट्र विकास के लिए महत्वपूर्ण है। अब आती है महिलाओं के संदर्भ में स्वास्थ्य सेवाओं का वर्णन कीजिए। उत्तर, नारी, देखिए बच्चों के लिए हो गई स्वास्थ्य सेवाएं क्या क्या चल रही हैं मध्य प्रदेश में। अब आती हैं महिलाओं के प्रति क्या क्या स्वास्थ्य सेवाएं मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं। तो नारी मानव जाति की जननी और 2 पीढ़ी को जोड़ने वाली कड़ी होती है। किसी भी समाज या स्वस्थ समाज का आधार महिला स्वास्थ्य ही होता है। इसी के माध्यम से या इसी को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने महिलाओं के लिए निम्नलिखित स्वास्थ्य सेवाएं चलाई हैं, जो कि इस प्रकार दी गई हैं। अब आती, इसमें भी 2 प्रकार हो सकते हैं, निरोधात्मक उपचार सेवाएं और उपचारात्मक सेवाएं। तो अब निरोधात्मक में क्या होता है? टीका कार्यक्रम सबसे पहले चलाए गए थे। इसकी शुरुआत 2017 में हुई थी। इसका उद्देश्य क्या था? गर्भवती महिलाओं और शिशुओं में होने वाली जितनी भी जानलेवा बीमारी हैं, जैसे कि डिप्थीरिया हुआ, पोलियो हुआ, टेटनस हुआ, कुकर खांसी, टीबी, हेपेटाइटिस बी से बचाव के लिए टीकाकरण करना। ये क्या था? टीकाकरण कार्यक्रम। फिर आते हैं प्रोजेक्ट उदिता। इसकी शुरुआत 19 मई 2015 को की गई थी। इसका उद्देश्य किशोरियों की जो माहवारी के दौरान स्वच्छता एवं समुचित प्रबंधन के बारे में जानकारी उपलब्ध कराना है, प्रोजेक्ट उदिता। फिर आता है लाडो अभियान। इसकी शुरुआत 2013 में हुई थी। इसका उद्देश्य है जन समुदाय की मानसिकता में सकारात्मक बदलाव करना, बाल विवाह जैसी कुरीतियों को सामुदायिक सहभागिता के द्वारा समाप्त करना। इसका विशेष क्या है? लाडो अभियान के अंतर्गत बाल विवाह को रोकने हेतु प्रभावी कार्यक्रम या क्रियान्वयन के लिए 2014 में लोक प्रशासन के उत्कृष्ट कार्य हेतु मध्य प्रदेश को प्रधानमंत्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 2013 में इसको स्टार्ट किया गया था लाडो अभियान को। किसके लिए? जो बाल विवाह जैसी कुरीतियां हैं उनको हटाने के लिए, और 2014 में ही इनको प्रधानमंत्री पुरस्कार से सम्मानित कर दिया गया। अब आती है लालिमा योजना। यही योजना की शुरुआत 1 नवंबर 2016 को हुई थी। इसका उद्देश्य मध्य प्रदेश में राज्य को एनीमिया रोग से मुक्त कराना इसका उद्देश्य है। इस अभियान के अंतर्गत आयरन और जो फॉलिक एसिड है, देखो किस किस की, आयरन की गोली और फॉलिक एसिड की गोलियां आंगनवाड़ी और शैक्षणिक संस्थान और अस्पतालों में निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती हैं। देखो लालिमा योजना, ये क्वेश्चंस वनडे एग्जाम या फिर जो प्री होता है एमपीपीएससी का, उसमें आ सकता है कि लालिमा योजना की शुरुआत कब हुई है। तो लालिमा योजना आप लाल लाल होके बिल्कुल 16 श्रृंगार करके जाते हैं, तो 1 नवंबर 2016 में इसकी स्टार्ट हुई है। लालिमा योजना में क्या होगा? आपका ब्लड लाल हो जाएगा। कैसे होगा? हम उसमें आयरन को
डाल देंगे और फॉलिक एसिड की गोलियां आपको देंगे तो आप लाल लाल हो जाएंगे। तो आयरन की गोलियां और फॉलिक एसिड की गोलियां इसमें दी जाती हैं। अब आती है धन्वंतरी योजना। इसकी शुरुआत 15 अगस्त 2005 को की गई थी। इसका उद्देश्य क्या है? विकास खंडों में महिलाओं और शिशुओं से संबंधित कार्यक्रमों का प्रबंधन करना। इस योजना का क्रियान्वयन आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और महिला स्वास्थ्यकर्ताओं द्वारा किया गया था। कौन करता है इसका योजना का क्रियान्वयन? आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता करती हैं। क्या? जो बच्चे हैं और जो शिशु हैं उनके लिए, उनके संबंध में इसको स्टार्ट किया गया है। अब आती है वंदे मातरम। इसको 2014 में इसकी शुरुआत की गई थी। इसका उद्देश्य है कि बीपीएल कार्डधारी गर्भवती महिलाओं को निजी अस्पतालों में प्रत्येक माह निःशुल्क जांच कराने की सुविधा दी गई। जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके लिए, बीपीएल कार्डधारी हैं यदि वो, तो क्या कर सकती हैं? निजी अस्पतालों में प्रत्येक माह निःशुल्क जांच कराने के लिए सुविधा दी गई है। तो ये क्या होगी? वंदे मातरम योजना 2014 में, इसको मतलब 2004 में आई है। हम इनको फिर से रिवाइज कर लेते हैं। क्या? निरोधात्मक, बीमार नहीं हुए हैं लेकिन हम पहले से सतर्क हैं तो पहले टीकाकरण कार्यक्रम करवा दो। तो 2014 में इसको स्टार्ट किया गया है। गर्भवती महिलाओं, शिशुओं में जितनी भी गंभीर बीमारी हो रही हैं उनको बचाने के लिए, जैसे डिप्थीरिया, पोलियो, टेटनस, कुकर खांसी, टीबी और हेपेटाइटिस बी के बचाव के लिए टीकाकरण 2014 से इसको स्टार्ट किया गया था। अब आते हैं प्रोजेक्ट उदिता। 2015 से इसको स्टार्ट किया गया है। किशोरियों में जो माहवारी आती है उसमें के समय स्वच्छता और समुचित प्रबंधन कैसे करना है उसकी जानकारी उपलब्ध कराती हैं। लाडो अभियान 2013 में स्टार्ट किया गया था। बाल विवाह जैसी कुरीतियों को सामुदायिक सहभागिता से समाप्त करने के लिए स्टार्ट किया गया था। इसको क्रियान्वयन करने के बाद ही 1 साल बाद 2014 में इसको प्रधानमंत्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अब आती है लालिमा योजना। 2016 में इसको स्टार्ट किया गया है 1 नवंबर को। इसमें एनीमिया रोग से मुक्त कराने के लिए इसको स्टार्ट किया गया था। इसमें महिलाओं के लिए आयरन की गोली और फॉलिक एसिड की गोलियां प्रोवाइड कराई जाती हैं, महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए। अब आती है धन्वंतरी योजना। 2005 में इसको स्टार्ट किया गया था 15 अगस्त के दिन। विकास खंड में महिला और शिशुओं से संबंधित जितने भी प्रबंधन हैं उनके लिए योजना चलाई गई थी, जिसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और जो महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं वो काम करती हैं या फिर वो देती हैं। वंदे मातरम योजना 2004 में इसको स्टार्ट किया गया था। इस कार्यक्रम के अंतर्गत जितने भी बीपीएल कार्डधारी हैं उनके लिए निजी अस्पतालों में प्रत्येक माह निःशुल्क जांच कराने की सुविधा दी गई है। अब आती हैं उपचारात्मक सुविधाएं, मतलब उपचार कराना है बीमार होने के बाद। दीनदयाल चलित अस्पताल कार्यक्रम, शुरुआत इसकी हुई थी 26 मई 2006 को प्रारंभ किया गया था। इसका उद्देश्य सुदूर आदिवासी क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण एवं निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना, मतलब जो जितने भी आदिवासी क्षेत्र हैं उनमें गुणवत्ता युक्त और निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना, ये था दीनदयाल चलित अस्पताल कार्यक्रम का उद्देश्य। अब आती है जननी एक्सप्रेस योजना। 2006 में इसको स्टार्ट किया गया था। इसका उद्देश्य संस्थागत और सुरक्षित प्रसव को बढ़ावा देना। यह गर्भवती महिलाओं के लिए 24 घंटे एम्बुलेंस और परिवहन की सुविधा प्रदान करती है। अब है नेक्स्ट जननी सुरक्षा योजना। इसकी शुरुआत 2015 को की गई थी। इसका उद्देश्य है, इस योजना का उद्देश्य संस्थागत प्रसव को सुनिश्चित करना है। इसका लाभ गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली सभी गर्भवती महिलाओं को दिया जाएगा। अब आता है विशेष जननी सुरक्षा योजना के तहत सरकारी अस्पतालों में प्रसव को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार हर गर्भवती महिला को 6,000 रुपये प्रति आर्थिक सहायता दे रही है। देखिए, पहली कौन सी? दीनदयाल चलित योजना, मतलब चलती फिरती हॉस्पिटल। इसमें 26 मई 2006 को इसको स्टार्ट किया गया था। जितने भी दूर आदिवासी इलाके हैं जहाँ पर अस्पताल या फिर चिकित्सा सुविधा नहीं पहुँच पाती, वहाँ पर निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराना था। जननी एक्सप्रेस योजना 2006 में आई और जितनी भी महिलाएं, गर्भवती महिलाएं थी उनके लिए 24 घंटे एम्बुलेंस की सुविधा की गई थी। अब आती है जननी सुरक्षा योजना। इसको 2015 में स्टार्ट किया गया था और इसका उद्देश्य क्या था कि संस्था में प्रसव हों। इसके लिए गरीबी रेखा, मतलब जो बीपीएल कार्ड वाली गर्भवती महिलाएं हैं उनको स्टार्ट किया गया था। इसके लिए यदि वो हमेशा हर महिला जो गर्भवती है वो अस्पताल आए, इसके लिए इनको 6,000 रुपये आर्थिक सहायता दी जाती है। अब आती है संजीवनी 108। इसकी शुरुआत 2009 में हुई थी। उद्देश्य क्या है? मध्य प्रदेश में जनसामान्य के लिए घर से अस्पताल और अस्पताल से घर ले जाने तथा आपात स्थिति में संभव चिकित्सीय सेवाएं त्वरित रूप से उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 108 एम्बुलेंस सेवा वर्ष 2009 से संचालित की जा रही है। इसका
और दूसरा या नया नाम क्या है, तो संजीवनी 108 है। पहले इसका नाम क्या था, 108 एम्बुलेंस सेवा 2009 से इसको स्टार्ट किया गया है। जन सामान्य को घर से अस्पताल और अस्पताल से घर ले जाने के लिए और चिकित्सीय सेवा त्वरित रूप से, मतलब आप बीमार हुए और बिल्कुल झटपट 108 लगा और एम्बुलेंस आपके घर आ जाएगी, त्वरित रूप से आपको उपलब्ध कराने से चिकित्सीय सेवा, इसको स्टार्ट किया गया था। अब आती है दीनदयाल अंत्योदय योजना। ये योजना प्रदेश सरकार द्वारा सितंबर 2004 में चलाई गई है। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले समस्त परिवारों के लिए निःशुल्क सेवा देता है। अब आती है यह योजना गरीब परिवारों को बीमार की स्थिति से ऋणग्रस्त होने से बचाती है। मतलब जब बीमार कोई हो जाता है तो आपको पता होगा सबसे ज़्यादा लोग कर्ज में बीमारी के टाइम जाते हैं। कोई बीमार होता है तो कितने सारे पैसे लग जाते हैं। इसके लिए इसको स्टार्ट किया गया था दीनदयाल अंत्योदय योजना, जिससे कि वो क्या ऋण से ग्रसित ना हो, इसलिए उसके लिए निःशुल्क सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। अब आती हैं स्वास्थ्य रक्षक योजना। इसकी शुरुआत 1995 में की गई थी। उद्देश्य है ग्रामीणों को साधारण बीमारियों और प्राथमिक उपचार कराना एवं जटिल समस्याओं वाले मरीजों को रेफरल सेंटर पर उपलब्ध हेतु भेजना। स्वास्थ्य रक्षक मतलब आपके स्वास्थ्य का रक्षक है। कब से स्टार्ट किया गया है, 1995 से। साधारण नॉर्मल सी बीमारियां हैं और प्राथमिक उपचार कराना है तो आपके लिए सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। लेकिन कोई बड़ी समस्या है, जटिल समस्या है या मरीज को एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल लेके जाना है तो ये उपचार हेतु भेजने में सहायता करता है। अब आती है स्वास्थ्य गार्ड योजना। इसका उद्देश्य क्या है, स्वास्थ्य देखभाल के लिए निरोधक और संवर्धक पहलुओं में सहायता करता है। छोटी मोटी बीमारियों के लिए अनिवार्य सेवाएं प्रदान करता है। समस्या मामले तो उपकेंद्र में या निरीक्षण करने के लिए आई हुई मोबाइल चिकित्सीय टीम को भेजना इनका कार्य होता है। स्वास्थ्य गार्ड योजना हम इनको फिर से पढ़ लेते हैं, जो कि निरोधात्मक नहीं बल्कि उपचारात्मक है। उपचारात्मक में क्या है, दीनदयाल चलित योजना अस्पताल चलित अस्पताल है। 2006 में इसको स्टार्ट किया गया था। 26 मई के लिए दूर आदिवासी इलाकों में निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराता है। जननी एक्सप्रेस योजना, जननी को बिठा लो और 24 घंटे कभी भी एम्बुलेंस को बुलाकर 2006 से इसको स्टार्ट किया गया है अस्पतालों तक पहुंचाने के लिए। जननी सुरक्षा योजना 2015 में स्टार्ट की गई है। जो BPL कार्ड वाली महिलाएं हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, उनको संस्थागत प्रसव कराने के लिए इसको सुनिश्चित करना है। इसको बढ़ावा देने के लिए 6,000 रुपये दिए जाते हैं आर्थिक सहायता के रूप में। अब आती है संजीवनी 108। इसको 2009 में स्टार्ट किया गया था। जन सामान्य के लिए घर से अस्पताल और अस्पताल से घर पहुंचाने के लिए इसको स्टार्ट किया गया था। पहले इसका नाम था 108 एम्बुलेंस सेवा, लेकिन इसका नया नाम क्या है, संजीवनी 108। अब आती है दीनदयाल अंत्योदय योजना। जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं उनके लिए बीमारी के समय कर्ज में ना जाना पड़े या कर्ज न लेना पड़े, इसके लिए निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं इसमें उपलब्ध कराई जाती हैं। सितंबर 2004 से इसको स्टार्ट किया गया है। अब आती है स्वास्थ्य रक्षक, 1995 में आया है। गरीबी रेखा को साधारण बीमारी, जो गरीब हैं उनको साधारण बीमारी या जटिल से समस्याओं से बचाने के लिए इसके लिए स्टार्ट किया गया है। अब आती है स्वास्थ्य गार्ड योजना। इसमें देखभाल, जो स्वास्थ्य देखभाल के लिए निरोधक और संवर्धक पहलुओं में सहायता करने के लिए छोटी मोटी बीमारियों की समस्या वाले मामले तो उपकेंद्र निरीक्षण करने के लिए मोबाइल टीम चिकित्सा को भेजना इनका कार्य होता है। इस प्रकार मध्य प्रदेश सरकार महिला स्वास्थ्य कार्यक्रम द्वारा महिलाओं का सशक्तिकरण एवं विकास कर समावेशी विकास में अवधारणा स्थापित कर रही है। अब आती है भारत सरकार की योजनाएं महिलाओं के संबंध में। महिलाओं के लिए कौन कौन सी योजनाएं चला रही है भारत सरकार, ये पढ़ते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम, इसकी शुरुआत 22 जनवरी 2015 से की गई है। उद्देश्य क्या है, बालिकाओं के घटते लिंगानुपात को बढ़ाना, संरक्षण देना और शिक्षा को बढ़ावा देना। अब आती है किशोरियों के लिए सशक्तिकरण हेतु राजीव गांधी योजना। 1 अप्रैल 2011 से इसको स्टार्ट किया गया था। उद्देश्य है 11 से 18 वर्ष की किशोरियों को समेकित बाल विकास परियोजना के अंतर्गत लाना और इसका संचालन केंद्र सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा इसका संचालन किया जाता है। अब आती है इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना। इसकी शुरुआत
28 अक्टूबर 2010 को हुई थी। उद्देश्य क्या है? नवजात शिशुओं और गर्भवती महिलाओं को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना। संचालन कौन करता है? केंद्र सरकार के जो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है उसके द्वारा इसका संचालन किया जाता है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना 2004 में इसकी स्टार्ट की गया था। इसका उद्देश्य क्या है? ग्रामीण महिला साक्षरता को की जो दर है उसको बढ़ाना। अब आती है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। 1 मई 2016 को स्टार्ट किया गया था। महिला को सशक्तिकरण बनाने के लिए इसको और सेहत की सुरक्षा भी इसमें सम्मिलित की गई है। अब आती है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। इसकी शुरुआत 11 अप्रैल 2015 को की गई थी और इसका उद्देश्य है महिला एवं बच्चों के स्वास्थ्य को मजबूत बनाना। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, जितनी महिला एवं बच्चे हैं उनके स्वास्थ्य को मजबूत बनाना 2005 से स्टार्ट किया गया है। अब आती है जननी सुरक्षा योजना। 12 अप्रैल 2005 को स्टार्ट किया गया है एवं 1 जून 2011 से इसको पुनः स्टार्ट किया गया था अलग अलग जगह पर, है ना। गर्भवती महिलाओं के बीच संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना। गर्भवती महिला एवं नवजात शिशुओं को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना इनका लक्ष्य है। अब आती है राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य मिशन। इसकी शुरुआत फरवरी 2013 से हुई थी। इसका उद्देश्य है 0 से 18 वर्ष की आयु समूह के बच्चों को जन्म के किसी भी प्रकार के विकार, बीमारी, कमी या विकलांगता में आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना। सबला योजना। इसकी शुरुआत 2005 और 27 दिसंबर 2010 को की गई थी। इसका उद्देश्य क्या है? किशोरी शक्ति योजना के उद्देश्यों को बढ़ावा देकर पोषण स्तर में सुधार करना है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना 1 जनवरी 2017 से इसकी शुरुआत की गई थी। इसका उद्देश्य है गर्भवती महिलाओं को लाभ प्रदान करना। मातृत्व लाभ प्रोत्साहन योजना। इसकी शुरुआत 17 नवंबर 2018 को की गई थी। इसका उद्देश्य है गर्भवती महिलाओं को 26 सप्ताह के मातृत्व लाभ प्रदान करना। अब आती है धनलक्ष्मी योजना। इसकी शुरुआत 22 दिसंबर 2017 से की गई थी। धनलक्ष्मी योजना की इसका उद्देश्य है भारत में कन्या भ्रूण हत्या के मामले को कम करना, शिक्षा समर्थन के साथ बाल विवाह को रोकने के लिए योजनाएं तैयार करना इसका उद्देश्य है। अब आती है सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना। इसकी शुरुआत 11 अक्टूबर 2019 को की गई थी। उद्देश्य है महिलाओं के शरीर में विटामिन, आयरन, कैल्शियम की कमी को पूरा करना। गर्भवती महिला एवं नवजात शिशुओं के लिए मुफ्त स्वास्थ्य जांच एवं दवाइयां उपलब्ध कराना। मिशन इंद्रधनुष योजना 25 दिसंबर 2014 को इसको स्टार्ट किया था। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7। 7 का डबल कर दो तो हो जाएगा। 2014 में इसको स्टार्ट किया गया था। 25 दिसंबर 2014 को इसको स्टार्ट किया गया था। उद्देश्य क्या है? बच्चों में रोग प्रशिक्षण की प्रक्रिया को गति देकर रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करना इनका उद्देश्य था। अब आते हैं प्रधानमंत्री राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन। इसकी शुरुआत 1 फरवरी 2018 को की गई थी। उद्देश्य इसका समाज के गरीब वर्गों को 5 लाख रुपए तक मुफ्त उपचार उपलब्ध कराना। अब आती है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय पोषण मिशन। 8 मार्च 2018 को इसको स्टार्ट किया गया था। उद्देश्य है कम पोषण, एनीमिया, कुपोषण बच्चे एवं जन्मे हुए बच्चों की बीमारी से लड़ने हेतु इसको स्टार्ट किया गया था। महिला स्वाभिमान योजना 27 जनवरी 2018 को इसको स्टार्ट किया गया है। उद्देश्य है महिलाओं का सशक्तिकरण करना और महिलाओं के स्वास्थ्य एवं स्वच्छता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से इसको स्टार्ट किया गया है, महिला स्वाभिमान योजना। अब आती है प्रधानमंत्री महिला शक्ति केंद्र योजना। शुरुआत 12 नवंबर 2017 को स्टार्ट किया गया था। उद्देश्य है महिलाओं की सुरक्षा एवं सशक्तिकरण के लिए इसको मिशन चलाया गया था। आती है इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना। इसकी शुरुआत 2010 में की गई थी। उद्देश्य है गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली महिलाओं की स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधी में सुधार करना। अब आती है मध्य प्रदेश में राज्य की योजनाएं जो कि महिलाओं के लिए चलाई गई हैं। ये हम बाद में करेंगे। इससे पहले हम जो राष्ट्र की योजनाएं हैं उनको एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं। पहली है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। बेटी पढ़ेगी बेटी बढ़ेगी, पढ़ने से 15। 22 जनवरी 2015 को इसको स्टार्ट किया गया। जो घटता हुआ लिंगानुपात है बच्चों का, लड़कियों का, उनको ठीक करना और उनको शिक्षा प्रोवाइड करना इनका उद्देश्य था। किशोरियों के सशक्तिकरण हेतु राजीव गांधी योजना
तो राजीव गांधी योजना किशोरियों की सशक्तिकरण के लिए, मतलब एक एक हथियार दे दो, एक एक डंडा दे दो तो वो लड़ लेंगी। तो 1 अप्रैल 2011 को इसको स्टार्ट किया गया था। 11 से 18 वर्ष की जितनी भी बालिकाएं हैं उसका इसके अंतर्गत विकास करना इनका उद्देश्य था। कौन करता है? केंद्र सरकार के द्वारा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय इसको चलाता है। अब आती है इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना। ये 2010 में की गई थी, क्योंकि 10 दिन का उपचार हर दिन की बीमारी से बचा लेता है। तो नवजात शिशु एवं महिलाओं के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है, मतलब 10 रुपए का कुछ नहीं देते होंगे। और ये कौन देते हैं? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय देता है केंद्र सरकार के द्वारा। कस्तूरबा गांधी, तो चारों तरफ से कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना, मतलब हर दिशाओं में दरवाजे बना दो कि बालिकाएं विद्यालय जा सकें। 2014 में स्टार्ट किया गया था। ग्रामीण महिलाओं को साक्षरता की दर को उच्च करने का उद्देश्य था। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, उज्ज्वला हमेशा उजाला कब हुआ? जैसे भी लालिमा योजना 2016 में आई थी ना, तो लाल लाल होगी क्या करेंगे? उजाला करेंगे। तो उज्ज्वला योजना कब आई है? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 को आई है और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना इनका उद्देश्य है। अब आते हैं ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। गांव तक स्वास्थ्य पहुंचाना है तो 5-5 रुपए में पहुंचा दो, कम भी है और ज़्यादा भी नहीं है। तो 12 अप्रैल 2005 को इसको स्टार्ट किया गया था। महिलाओं एवं बच्चों के लिए स्वास्थ्य को मजबूत करना। जननी सुरक्षा योजना 2005 में स्टार्ट की गई थी और 2011 में इसको स्टार्ट किया गया था। गर्भवती महिलाओं को संस्थागत प्रसव कराने को बढ़ावा देने के लिए इसको स्टार्ट किया गया था। अब आती है राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य मिशन। अभी लाडो योजना 2013 में आई थी मध्य प्रदेश की, वैसे ही बाल स्वास्थ्य उनका भी अच्छा करना है तो 2013 में स्टार्ट किया गया था। 0 से 18 वर्ष तक के जितने ही बच्चे हैं उनके लिए किसी प्रकार के विकार, बीमारी, कमी या विकलांगता में आर्थिक सहायता उपलब्ध कराते हैं। सबला योजना, सबको बल देना है तो 5-10 रुपए से काम नहीं चलेगा। तो 2005 और 2010 में इसको स्टार्ट किया गया है। इसमें किशोरी शक्ति योजना के उद्देश्य को बढ़ावा देना और पोषण स्तर में सुधार करना है। अब आती है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। 2017 में इसको स्टार्ट किया गया था। गर्भवती महिलाओं को लाभ प्रदान करना इनका उद्देश्य है। अब आती है मातृत्व लाभ प्रोत्साहन। तो मातृत्व तो हमेशा अच्छे ठाठ से रहे मातृत्व लाभ प्रोत्साहन में, तो 18 में इसको स्टार्ट किया गया है। गर्भवती महिलाओं को 26 सप्ताह की मातृत्व लाभ प्रदान किए जाते हैं। धन लक्ष्मी योजना, इसकी शुरुआत 2017 में की गई है। शक्ति, धन की शक्ति तो 17। भारत में कन्या भ्रूण हत्या के मामले को कम करना, शिक्षा समर्थन के साथ बाल विवाह को रोकना इनका उद्देश्य है। अब आती है सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना। इसको 2019 में स्टार्ट किया गया था। महिलाओं के शरीर में विटामिन, आयरन, कैल्शियम की कमी को पूरा करना और गर्भवती महिलाओं, नवजात शिशुओं के लिए मुफ्त स्वास्थ्य जांच एवं दवाइयाँ उपलब्ध कराना। मिशन इंद्रधनुष, इंद्रधनुष में होते हैं 7 रंग। इसको स्टार्ट किया गया है 2014 में। 25 दिसंबर 2014 में इसको स्टार्ट किया गया। जितने ही बच्चे हैं उनका प्रतिरक्षा तंत्र या फिर इम्यून सिस्टम को अच्छा करना इनका लक्ष्य था। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना 1 फरवरी 2018 में इसको स्टार्ट किया गया था। समाज के गरीब वर्ग को 5 लाख रुपए तक मुफ्त उपचार दिया जाएगा। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय पोषण मिशन 2018 में स्टार्ट किया गया है। कम पोषण, एनीमिया, कुपोषण से बच्चे, जन्मे हुए बच्चों की बीमारी से लड़ने के लिए इसको स्टार्ट किया गया है। महिला स्वाभिमान योजना 2018 में आई है। महिलाओं को सशक्तिकरण बनाना और उनकी स्वास्थ्य एवं स्वच्छता सुनिश्चित करना इनका लक्ष्य है। प्रधानमंत्री महिला शक्ति केंद्र योजना, इसकी शुरुआत 22 नवंबर 2017 को की गई है। उनको शक्ति देना, 17 से शक्ति है ना, तो महिला शक्ति केंद्र योजना, इसका उद्देश्य है महिलाओं की सुरक्षा एवं सशक्तिकरण के लिए मिशन। इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना 2010 में स्टार्ट किया गया है और गर्भवती महिलाओं एवं स्तनपान कराने वाली महिलाओं के स्वास्थ्य एवं पोषण स्थिति में सुधार लाना इनका उद्देश्य है। अब आती है राज्य सरकार के द्वारा योजनाएं महिलाओं बाबत, मतलब महिलाओं के लिए जो योजनाएं चलाई जा रही हैं राज्य सरकार के द्वारा, वो पढ़ेंगे हम। पहली आती है लालिमा योजना। कब पढ़ी थी हमने लालिमा योजना? जब 16 श्रृंगार करते हैं तो लाल प्रकाश निकलता है तो उजाला फैल जाता है। तो उज्ज्वला योजना और लालिमा योजना कब आई है? 2016 में आई है। लालिमा योजना की शुरुआत 9 अक्टूबर 2016 को की गई थी। उद्देश्य मध्य प्रदेश की जितनी महिलाएं हैं उनको एनीमिया की जो समस्या है उससे निजात दिलाना। अब आता है उदिता प्रोजेक्ट। उदिता प्रोजेक्ट इस मई 2015 में स्टार्ट किया गया था। उद्देश्य किशोरियों और महिलाओं को हर महीने होने वाली माहवारी के प्रति जागरूक करना।
सबला योजना, इसकी शुरुआत 19 नवंबर 2010 को हुई थी। उद्देश्य इसका 11 से 18 वर्ष की आयु के बालिकाओं के लिए उत्तम पोषण और उत्तम स्वास्थ्य उपलब्ध कराना। अब आती है मध्य प्रदेश सरकार की योजनाएं के संबंध में कुछ जानकारी। मध्य प्रदेश में ग्राम स्वास्थ्य सेवाओं के लिए निम्नलिखित सेवाओं के लिए निम्न योजनाएं चलाई जा रही हैं। पहली आती है अटल बाल मिशन योजना। इसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 2010 को स्टार्ट की गई थी। उद्देश्य महिला एवं बच्चों के स्वास्थ्य की पोषण स्थिति में सुधार लाना और इसका विशेष है प्रदेश की आंगनवाड़ियों को सर्व सुविधा से सुसज्जित करना इसका उद्देश्य था। पहली कौन सी है? अटल बाल मिशन योजना। बच्चों का अच्छे से अटल रहें, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने क्या किया, 10 रुपए के नोट दे दिए कि बेटा अच्छा खाओ, अच्छे से रहो। तो स्वस्थ को जो पोषण स्थिति में सुधार करना है बच्चों और महिलाओं की। इसमें क्या किया गया है, आंगनवाड़ी और जो जितनी भी संस्थाएं हैं उनको अच्छे से चलाने के लिए इसको काम दिया गया है। दूसरी है मुख्यमंत्री बाल हृदय उपचार योजना। बच्चों का जो हृदय है उसका उपचार करना इसका उद्देश्य है। शुरुआत की गई थी 14 जुलाई 2011 को। उद्देश्य है हृदय रोग से पीड़ित बच्चों को निःशुल्क उपचार उपलब्ध कराना। जननी एक्सप्रेस योजना 2005 और 2006 में इसको स्टार्ट किया गया था। इसका उद्देश्य है गर्भवती महिलाओं एवं बीमार शिशुओं की समय पर सरकारी चिकित्सा संस्था तक पहुंचाने के लिए 24 घंटे परिवहन उपलब्ध कराना। ये क्या है, जननी एक्सप्रेस योजना 2005 और 2006 में इसको स्टार्ट किया गया था। जन स्वास्थ्य रक्षक योजना 1995 में स्टार्ट किया गया था, राज्य सरकार के द्वारा संचालित है। इसका उद्देश्य है प्रमुख उद्देश्य ग्रामीणों की साधारण बीमारियों का प्राथमिक उपचार करने एवं जटिल समस्या होने पर मरीजों को रेफरल सेंटर तक भेजने के लिए उपचार उपलब्ध कराता है। विशेषता है इसके अंतर्गत प्रत्येक गांव के एक जन स्वास्थ्य रक्षक को नियुक्त किया जाता है। इसमें अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति और महिलाएं भी शामिल होती हैं। अब आती है दीनदयाल अंत्योदय योजना। 25 सितंबर 2004 को स्टार्ट किया गया था। इसका उद्देश्य है ग्रामीण परिवारों के लिए शासकीय अस्पतालों में 20,000 रुपये तक की सीमा तक प्रति वर्ष निःशुल्क जांच एवं उपचार की पात्रता। विशेष क्या है, प्रत्येक पात्र परिवार को एक परिवार स्वास्थ्य कार्ड प्रदान करता है जिसमें परिवार का सारा विवरण उपलब्ध होता है। अब आती है जिला एवं राज्य बीमारी सहायता निधि। शुरुआत इसकी पता नहीं है, अज्ञात है और इसका उद्देश्य है, इसका मुख्य उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले जो गरीब व्यक्ति हैं उनको मध्य प्रदेश सरकार द्वारा निःशुल्क चिकित्सीय सेवा जो कि 25,000 से 1,50,000 तक उपलब्ध कराती है। दीनदयाल चलित अस्पताल 2006 में स्टार्ट किया गया था, जून में। इसका उद्देश्य है राज्य सरकार द्वारा मध्य प्रदेश में जो सुदूर आदिवासी अंचलों में गुणवत्ता युक्त स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने का उद्देश्य है। विशेष क्या है, इसमें चलित वाहनों में जो विशेषज्ञ डॉक्टर होते हैं, नर्स होते हैं, स्टाफ बॉय के साथ संबंधित उपकरण और दवाइयाँ उपलब्ध होती हैं। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, इसकी शुरुआत 2 दिसंबर 2013 को की गई थी। उद्देश्य है आंगनवाड़ी केंद्र एवं विद्यालयों में 0 से 18 तक के बच्चों एवं छात्र छात्राओं का स्वास्थ्य परीक्षण। अब आती है कैंसर कीमोथेरेपी योजना। इसकी शुरुआत 5 फरवरी 2014 को की गई थी। इसका उद्देश्य सभी जिलों में कैंसर कीमोथेरेपी यूनिट स्थापित करना जिससे कि 19 प्रकार के कैंसर दवाइयों की उपलब्धता की जा सके। कैंसर कीमोथेरेपी योजना, इसकी शुरुआत 5 फरवरी 2014 को की गई है। अब आती है निःशुल्क डायलिसिस योजना। शुरुआत 26 जनवरी 2016 को स्टार्ट किया गया है। उद्देश्य है यूरेमिया रोग से ग्रसित व्यक्ति के लिए डायलिसिस सुविधा उपलब्ध कराना। विशेष है इस प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है। अब आती है मुख्यमंत्री बाल श्रवण योजना। 2015-16 में स्टार्ट किया गया है। उद्देश्य है 5 वर्ष तक की नवजात श्रवण बाधित बच्चों को विशेष चिकित्सा उपलब्ध कराना। अब आती है बाल संजीवनी अभियान। उद्देश्य है वर्ष में 2 बार चलाया जाने वाला कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य कुपोषित बच्चों की पहचान कर दवाइयाँ एवं पोषण युक्त भोजन उपलब्ध कराना। ये 12 योजनाएं जो कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं। अब आती हैं 21वीं सदी में रोग का उपचार कैसे होता है। पहले आता है परिचय।
शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य में किसी भी प्रकार का विकार या बीमारी रोग कहलाती है, अर्थात अच्छे स्वास्थ्य में रुकावट का उत्पन्न होना रोग कहलाता है। देश के अधिकांश भागों में स्वास्थ्य के लिए जरूरी बुनियादी हालात जैसे सुरक्षित पानी, अच्छा पोषण, मल मूत्र आदि के लिए सुरक्षित निपटारे का अभाव है, जिससे बीमारियां होती हैं। वस्तुतः संक्रमण एवं कुपोषण जैसी बीमारियों का भारत में तीव्रता से प्रचलन है। इन बीमारियों से निपटने हेतु सुरक्षात्मक तरीके निम्नलिखित हैं। पहला, संक्रामक रोग का उपचार। कितने प्रकार के होते हैं? एक संक्रामक रोग होते हैं और एक असंक्रामक रोग होते हैं। तो पहले अपन संक्रामक रोग के उपचार पढ़ लेते हैं, जिसमें वायरस जनित समस्या निवारण। वायरस से रोग होते हैं कौन कौन से? पहला चेचक, रेबीज, हेपेटाइटिस और फ्लू। ये क्या होते हैं? वायरस से होते हैं या फिर विषाणु से होते हैं। चेचक से ग्रसित रोगी की साफ सफाई के लिए चेचक का टीका एडवर्ड जेनर द्वारा दिया गया था। अब आता है रेबीज या हाइड्रोफोबिया कहा जाता है। इस रोग से ग्रसित व्यक्ति के घाव की नियमित साफ सफाई के साथ साथ उसे रेबीज का टीका, जिसको लुईस पास्चर द्वारा बनाया गया था, दिया जाता है। अब आता है हेपेटाइटिस। इससे यकृत शोथ से ग्रसित व्यक्ति को एलिफेटा एल्वा की पत्तियों के साथ साथ उसे गामा ग्लोबुलिन का इंजेक्शन भी दिया जाता है। अब आता है फ्लू, बर्ड फ्लू, एवियन इन्फ्लुएंजा तथा स्वाइन फ्लू, जिसको मैक्सिकन फ्लू से बचाने हेतु टीकाकरण अभी उपलब्ध नहीं हुआ है, परंतु एंटीवायरल दवाइयाँ जो कि रेलेंजा और टेमीफ्लू का सेवन स्वास्थ्यकारी हो सकता है। अब आते हैं परजीवी जनित समस्या निवारण। परजीवी से कौन कौन से रोग होते हैं? मलेरिया होता है, काला ज्वर और सोने की बीमारियां हो जाती हैं। तो मलेरिया आंतरिक एवं बाह्य परिवेश की साफ सफाई के साथ साथ रोगी को दवाई क्लोरोक्विनोन, पाइमाक्विन एवं अल्फा बीटा आर्टिथर इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। अब आते हैं काला ज्वर एवं सोने की बीमारी। कीट या मक्खी जनित रोग है, इसको नियंत्रित कर काफी हद तक कम किया जा सकता है। अब आते हैं जीवाणु से होने वाले रोग या जीवाणु जनित समस्या निवारण। डीपीटी होती है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? डिप्थीरिया, पेट्यूसिस एवं टेट्रिस के इलाज के लिए तृतीयक प्रतिजन टीकाकरण रोग ग्रसित व्यक्ति को उपलब्ध कराया जाना चाहिए। टीबी, बच्चों के जन्म के तुरंत बाद एंटी टीबी टीका बीसीजी का टीका 12 माह के अंदर लगाया जाना चाहिए एवं टीबी से ग्रसित व्यक्ति को डॉट्स उपलब्ध प्रणाली के अंतर्गत दी जाने वाली दवाइयों को 6 माह तक नियमित उपयोग किया जाना चाहिए। अब आता है कुष्ठ रोग। यह घाव की साफ सफाई के साथ बहुआयामी चिकित्सा पद्धति के अंतर्गत दी जाने वाली दवाइयों का निश्चित एवं नियमित सेवन करना चाहिए। अब आते हैं असंक्रामक रोगों का निवारण। आधुनिक जीवन शैली में लगातार परिवर्तन से कैंसर, गांठिया, मधुमेह एवं हृदय संबंधी विकार जैसे भयानक असंक्रामक बीमारियां आम लोगों के बीच प्रसारित हो रही हैं। पहला आता है कैंसर। कैंसर के उपचार में शल्य चिकित्सा, रेडियोथेरेपी एवं रासायनिक चिकित्सा का सकारात्मक प्रयोग प्रभावकारी सिद्ध होता। मधुमेह 2 प्रकार के होते हैं। तो पहला है मधुमेह टाइप 1। इसमें डायबिटीज से यदि कोई व्यक्ति ग्रसित हो जाता है तो उसको इंसुलिन के टीके लेने पड़ते हैं, जो कि बाहर से दिए जाते हैं। अब आता है टाइप बी। डायबिटीज से ग्रसित व्यक्ति को क्या दिया जाता है? लिम्फप्राइड या मेटामॉर्फिन युक्त दवाइयों का प्रयोग पर बल दिया जाता है, और उसके रक्त में शर्करा की मात्रा अधिक न हो जाए उसके इलाज के लिए उसके भोजन में जो स्टार्च युक्त पदार्थ हैं उसकी वजह हमें अंकुरित बीजों में जो पाया जाने वाला माल्टोज शर्करा है उसको प्रोत्साहन देना चाहिए और डायबिटीज के खतरे को करना चाहिए कम। अब आते हैं हृदय संबंधी व्याधियां, मतलब हृदय से होने वाले रोग या हृदय में होने वाले रोग। पहला आता है, या फिर जो सबसे फेमस है उसको बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। इसमें हाथ घात के नाम से जाना जाता है। जो हृदय घात होता है, हार्ट घात तो नहीं बोल सकते, हृदय घात बोलते हैं। हृदय घात से बचाने हेतु असंतृप्त
और संतृप्त वसा 2 प्रकार के होते हैं। तो इसमें संतृप्त वसा को भोजन के आधार बनाने के स्थान पर हमें असंतृप्त भोजन का प्रयोग करना चाहिए। हृदय रोगियों को सूरजमुखी और जो मछली का तेल होता है उससे बने भोजन का प्रयोग करना चाहिए। अब आते हैं हीनता जन्य रोग, मतलब ये किसी की चीज से कमी होने के कारण जो रोग उत्पन्न होते हैं वो, जैसे विटामिन की कमी से होने वाले रोग, प्रोटीन से कमी हो जाती है, कैल्शियम की कमी हो जाती है, आयरन की कमी हो जाती है, इनसे जो कमी होने वाले रोग होते हैं। इसके लिए विटामिन की कमी को से होने वाले रोगों से बचने के लिए हमें सबसे आसान तरीका या सबसे सुरक्षित तरीका है विटामिन युक्त भोजन पदार्थ खाओ, जैसे कि ताज़ी सब्जियां, फल को नियमित अपने भोजन में शामिल करना चाहिए। अब आते हैं आनुवांशिक बीमारियों का निवारण। आनुवांशिक रोग जो कि माता पिता से होते हैं, तो इन्हें जन्मजात बीमारियों के नाम से भी जाना जाता है। अतः ये माता पिता से संतानों में आने से जन्मजात विकार को जीन थेरेपी द्वारा सुरक्षित तरीके से ठीक किया जा सकता है। अब माता पिता से आई हैं तो उनके जीन से आई होंगी, तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें जीन थेरेपी का प्रयोग कर सकते हैं और इससे सुरक्षित हो सकते हैं, ठीक हो सकते हैं। अब आती है जीन उत्परिवर्तन, गुणसूत्रों की संख्या एवं संरचना में बदलाव। तो हम इसमें के कारण ये समस्या उत्पन्न होती हैं। जो जितनी भी आनुवांशिक बीमारियां होती हैं वो जीन उत्परिवर्तन से हो सकती हैं। गुणसूत्रों की संख्या ज़्यादा होने से, कम होने से या फिर उनकी संरचना में बदलाव आने से ये समस्या उत्पन्न हो जाते हैं। अब आते हैं बचाव की सर्वसाधारण तरीके। मछलियों में नहीं, मच्छर और मक्खियाँ होती हैं, उनसे बहुत सारी बीमारियां होती हैं। यदि हम इन पर लगाम लगा दें तो बहुत सारे जो संक्रामक रोग होते हैं उनसे बच सकते हैं। बीमारियों के बचाव हेतु हमें संतुलित आहार लेना चाहिए, अपने आसपास और निजी साफ सफाई रखनी चाहिए, नियमित व्यायाम करना चाहिए, रोगों के प्रति जागरूक रहना चाहिए, रोगों से बचाव करना चाहिए और संक्रामक रोग के प्रति टीकाकरण जैसे उपायों को अपनाना चाहिए। दूषित भोजन और जल से बचाव के द्वारा बुखार, हैजा, पोलियो, पेचिश के आसानी से बचा जा सकता है। अब आते हैं औद्योगिक अपशिष्ट के उचित प्रबंधन से भी हम बहुत सी जो बीमारियां होती हैं, जैसे मिनी माता, ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग, इनसे बच सकते हैं। फलों को पकाने के लिए जो रसायन का प्रयोग किया जाता है, जैसे एथिलीन, एसिटाइलिन, कैल्शियम कार्बाइड, पेस्टिसाइड्स, जर्मिसाइड्स का प्रयोग करते हैं। यदि हम इनका उपयोग कम कर दें तो बहुत सारी बीमारियों से हम बच सकते हैं। अधिकांश बीमारियों की वजह से प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर पड़ जाता है, अतः ऐसे खाद्य पदार्थों का सेवन करें जो कि आपके प्रतिरक्षा तंत्र को सुदृढ़ बनाए रखें। ये था हमारा पेपर नंबर 3 की यूनिट नंबर 6 जो कि होती है कंप्लीट। तो प्लीज़ गाइस, यदि आपको वीडियो थोड़ा सा भी यूज़फुल लगा है तो पहले वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए।